हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं फंक्शन, जो 12th और 11th दोनों में ही है, आरडी शर्मा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन क्या है। और फंक्शन से पहले जैसे सेट है और रिलेशन है, और उसके बाद ये रिलेशन में ऑर्डर पेयर, ये सब हम देखते हैं। तब थोड़ा सा बैक देखेंगे, फिर फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फंक्शन जानने से पहले थोड़ा सा क्या है, रिलेशन जानेंगे हम। ठीक है, फंक्शन जानने से पहले हम थोड़ा सा एक चैप्टर रिलेशन है उसको जान लेते हैं, तब फंक्शन को सही ढंग से हम समझ पाएंगे। ठीक है, कि रिलेशन जनरली हम इसको आर से डिनोटेट करते हैं रिलेशन को, और इसको यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और यहां ए और बी क्या है, ए और बी देखो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि पूरा खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा उसमें, है ना, एम्प्टी नहीं रहेगा। सेट है, और ये जो है फंक्शन, ये रिलेशन है फ्रॉम ए से बी तक। और यहां पर क्या है कि आर का जो वैल्यू होता है, वो आर का जो आंसर आता है वो हमेशा ऑर्डर पेयर में आता है, इस तरह का। ठीक है, और जहां पर सच दैट, जहां ए जो है मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट आर का, इसमें जो दो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, एक एलिमेंट है, इसमें से पहला वाला जो है वो ए में रहता है ना। दो सेट है यहाँ पर ए और बी, इसमें पहला वाला ए में रहेगा, और दूसरा वाला जो बी है वो बड़ा बी में, मैंने सेकंड वाला सेट में बिलोंग्स करेगा। इसका ये डेफिनेशन है, या फिर इसका हम वैल्यू ऐसे निकालेंगे। और हम यहाँ पर ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, है ना। अगर ये जो ए बी अगर कोई एलिमेंट है आर का, ऑर्डर पेयर में ही रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसा, ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। अगर कोई इसमें नहीं रहेगा, अगर मैंने कोई है जैसा कि ए और बी है, इसमें अगर नहीं रहता तो इसको लिखते ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और इसको ऐसे करके हम काट देते। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी पढ़ेंगे। उतारिए यहां तक। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इम्प्टी नॉन इम्प्टी सेट्स है ना, सेट्स मैंने लिखना भूल गया था। ठीक है, ये है। और देखिए साथ में जो मैंने रिलेशन पढ़ाया, उसमें जो आर का जो वैल्यू होगा, वो जितना भी आएगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। ये ए क्रॉस बी जो है दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो सेट के ऑर्डर पेयर में पढ़े थे हम लोग पहले ही, है ना। रिलेशन पढ़ने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पढ़ा था इसको। तो ये क्या चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन यहाँ पर प्रोडक्ट है ऑफ टू सेट्स, दो सेट का ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसको कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लेते हैं कि ए जो सेट है उसमें कुछ नंबर है 1 2, ठीक है, और दूसरा नंबर बी है ना। साथ साथ कॉपी कर लीजिए। दूसरा है बी, उसमें मान लेते हैं कि 2 5, दो एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, तो ए क्रॉस बी अगर हमको निकालना है, कोई पूछेगा कि ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, देखिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए और बी का करना है तो क्या करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सेट के फॉर्मेट में इसका एलिमेंट को लिखेंगे ऑर्डर पेयर। माने ये जो 1 है, फर्स्ट ए का एलिमेंट, उसको बी के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरा वाला का भी, जो ए का दूसरा एलिमेंट है, तो उसका भी बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। माने इसमें जितना एलिमेंट रहेगा उसका बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, है ना।
तो देखिए 1 का अगर ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया और फिर 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, फिर इसका काम खत्म। फिर 2 है तो 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया मैंने इसका एलिमेंट के साथ, और फिर 2 को 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। तो यहां पर A क्रॉस B का मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। और यहां पर देखिए एक चीज और है कि A जो A है तो A के पास कितना टोटल एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट A कितना है, बोलिए कितना, 2 को है क्या नहीं, 1 और 2 को है। और B के पास कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट B के पास कितना है, यहाँ भी 2 ठो है। तो ये जो हम क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने A क्रॉस B लिखा, इसका क्या ठो एलिमेंट दिख रहा है आपको, इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में रहेगा। ये एक एलिमेंट है, ये एक है, एक है, ठीक है, ये बना हुआ है पूरा मिलके एक है, और फिर इसे एक सेट बना दिए हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालें तो कुल मिला के 4 है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, तो ये देखिए इसका नंबर जो A का पहले से नंबर है उसका और जो अलग से B का नंबर है, ये दोनों मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 बराबर 4। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट का जो नंबर आता है तो अलग अलग दोनों जो सेट दिया है उसका अलग अलग हम नंबर को इंटू करेंगे तो इसका टोटल जो नंबर आएगा इसके आंसर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसका टोटल नंबर निकालेंगे। अगर सेट नहीं भी बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, खाली नंबर पूछा जाएगा, 2 गुना करके आंसर बोल देंगे, है ना। कॉपी कीजिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया। अब देखते हैं ये जो रिलेशन बनता है वो हमेशा 2 जो सेट में है फ्रॉम A टू B है, तो यही A B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का सबसेट होता है ना। इसका जो आंसर आएगा R का, तो इसी के सबसेट जितना सारा जो एलिमेंट बना इसमें इसका एलिमेंट वही सब रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा इसमें कम भी रहे या फिर इसके बराबर भी रहे, लेकिन इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता। इसी के अंदर जितने भी है इसी इसका भी आंसर वही होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, और जैसे A का कुछ वैल्यू मैंने मान लिया 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और B जो सेट है उसका वैल्यू मैंने कुछ मान लिया, जैसे यहां पर है 1 है ना, 9 है, कुछ 16 है, 25 है, ऐसे मान लिए। और बोला कि R एक रिलेशन है ना, R क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, है ना। ऐसा लिखा हुआ क्या बोलेंगे इसको, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये पढ़ेंगे, है ना। इज डिफाइंड, इसको डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज कि R बराबर जो आंसर होगा वो एक्स वाई के फॉर्मेट में होगा। मैंने बोला ऑर्डर पेयर में होता है, ए बी लिखो या एक्स वाई लिखो, सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है ए में और वाई जो है बिलोंग्स करेगा बी में। और साथ साथ में एक चीज और है कि वाई का जो आंसर है वो एक्स के स्क्वायर करने से है। ये वाई का आंसर कैसे आएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा। ये चीज इस सेट को इस तरह का डिफाइन कर दिया है ना। तो मतलब है कि ए और बी का जो मैंने ए जो सेट है बी जो सेट है, ये दोनों सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो उसका जो जो एलिमेंट आएगा उसी में से आर आएगा, है ना। लेकिन वो उसमें से वही वही हम एलिमेंट को लेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। ये यहाँ कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसी एलिमेंट को हम यहाँ पर उठा के ले सकते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसका हम देखो कार्टेशियन सारा चीज नहीं ले सकते हैं, कुछ कुछ ले सकते हैं। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितना बनेगा, 4 नहीं, देखिए इसमें टोटल कितना है, 3 है, और इसमें कितना है, 4 है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ और उसका अगर नंबर टोटल एलिमेंट खोजें तो इसका टोटल एलिमेंट और इसका टोटल एलिमेंट को प्रोडक्ट कर देंगे, इसका 12 ठो एलिमेंट बनेगा, है ना। 12 ठो जो है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाले हैं तो 12 ठो इस तरह ऑर्डर पेयर में आंसर आएगा। तो 12 में से क्या आर का भी टोटल आएगा, आएगा कुछ कुछ, उसमें से कुछ आएगा, सारा नहीं, लेकिन हाँ वही सब आएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, तब हम इसको निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा है और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसको लिखना था ना,
यहाँ पर क्या था, आर इज ए रिलेशन, क्या ये था, आर इज ए डिफाइंड, ऐसे था, डिफाइंड, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, एंड था कि आर इज डिफाइंड, इसको डिफाइन कैसे किया था, डिफाइंड एज दिस, उसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकाल लेते हैं ए बी का। ठीक है, मेरा कंडीशन क्या है, तो यहां लिख देते हैं कि r बराबर क्या है, एक्स वाई है, और जहां पर y का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और x जो है a में है और y जो है b में है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं यहां पर। तो देखिए साथ साथ निकाल लीजिएगा। तो a क्रॉस b कितना आएगा आंसर, अभी तो बता दिए कार्टेशियन निकाल लें। तो 2 का हम पहले शुरू करेंगे, तो 2 और उसका बोला 1 बोलेंगे, फिर 2 जब तक 2 लेते रहेंगे जब तक उसका पूरा खत्म ना हो जाए। तो चलिए साथ साथ बनाइए। 2 देखिए ये लास्ट में 25 है, तो 2 देखो यहाँ खत्म हुआ। अब 3 हम पकड़ेंगे, अब 3 को लेंगे तो इसका सबके सब फिर हम प्रोडक्ट ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे, या ना 3 9 हो गया, और फिर 3 16 हो गया, है ना, और फिर 3 25 हो गया, ये खत्म, ये ऑर्डर पेयर। फिर 4 हम पकड़ेंगे, तो ये 4 हो गया, फिर 1, फिर 4 9 के साथ, फिर 4 16 के साथ, कॉमा है, और फिर 4 लास्ट में 25 के साथ। तो ये देखिए टोटल ऑर्डर पेयर मेरा मिल गया, ये है ना, ऑर्डर पेयर मैंने बना लिया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे मिल गया। तो देखो इसमें एलिमेंट कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, पहले ही बता दिया था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर इसका नंबर कितना है 3 और इसका नंबर कितना है 4, गुना करो 12। मैंने पहले ही बोल दिया, देखिए गन के देखिए आया 12। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब हमको ये रिलेशन बनाना है इसमें, अभी तो हम निकाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, अब रिलेशन निकालेंगे इसी में से खोज के। ठीक है, तो देखिए अब मेरा कंडीशन क्या है कि रिलेशन यहाँ पर कंडीशन दिया है, ये वाला कंडीशन दिया है, तो आर क्या होगा, सो आर क्या होगा, तो आर बराबर जो होगा ऑर्डर पेयर में ही कोई आंसर आएगा, है ना, इसका भी आंसर इसी तरह आएगा, यहाँ लिख दिया है यहाँ पर। तो पहला वैल्यू एक्स का, देखिए एक्स का पहला वैल्यू हम 2 लेंगे, यहाँ 2 ले लिए हम, अरे बगल में क्या है 1 है, तो 2 यहाँ पर हम लेंगे, ले लिए, और 2 का ही स्क्वायर यहाँ पर है क्या, बोलिए, क्योंकि y जो इसका सेकंड वाला जो वैल्यू है वो x का स्क्वायर करने से हो रहा है, तो इसमें है क्या, नहीं, तो इसमें इठो लेंगे क्या, इसमें इठो नहीं लेंगे, यहाँ नहीं आएगा ये। फिर देखिए यहाँ पर 2 का कहीं पर है कि 2 है, उसका स्क्वायर करके ही सेकंड वाला है, कहीं ऐसा दिख रहा है 16, 2 का स्क्वायर है 16 है, नहीं है 4 होता है, 4 का। तो इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी, हमारे 2 का कहानी खत्म, इसमें से 2 हम नहीं ले सकते हैं। चलिए हटाइए इसको, अब 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3 है, तो 3 और इसका स्क्वायर 1 है क्या, नहीं है, हटाइए। 3 लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, है क्या, हाँ है, इसको लेंगे, तो हमारा एक एलिमेंट आर का मिल गया मुझे, है ना। तो देखो वहां जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इसमें ले सकते हैं, नहीं तो सबको नहीं ले सकते। लेकिन हाँ आएगा इसी से, आएगा इसी से, है ना। मैंने पहले बोला कि ये जो आर जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, सबसेट माने उसी के अंदर में से ही आएगा इसका आंसर, लेकिन सब नहीं आएगा, ये इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वही आएगा। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं, और 3 है लेकिन यहाँ 3 है तो फिर यहाँ पर 16 है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, 3 यहाँ 25 है तो इसका स्क्वायर नहीं है, 4 है तो इसका स्क्वायर 16 होता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर आएगा, ये 4 लिया, इसी का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा वाला हमको लेना है। ठीक है, आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यही दोनों आया, और कोई आया नहीं। तो देखिए यही आर हुआ, यही आर का आंसर हुआ। ठीक है, तो आर बराबर कितना आया 3,9। हाँ, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आर कितना आया जो आर का जो नंबर आया वो कितना आया, यहाँ पर हमारा 2 आया। हाँ, 2 एक गो बोलेंगे, एक गो बोलेंगे, हाँ। 2 आया। तो और यहाँ पर देखिए एक बात को ध्यान दीजिए, ये जो भी चीज मेरा आया
क्या इसी में से है या कहीं बाहर से है? इसी में से। इसी में से है, मतलब कहने का कि ये किसके अंदर में है? A क्रॉस B के अंदर में है। और जो जिसके अंदर वो दोस्तों सबसेट कहते हैं हम। तो R क्या हो जाएगा? A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे छोटा है या तो इसके बराबर होता, लेकिन वो छोटा है आज, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है तो ये भी वेरीफाई हुआ कि R जो होता है वो A क्रॉस B के अंदर ही होता है। ठीक है, और चीज यहाँ पर बताना था, देखिए ये तो बना दिए हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उतार लिए हैं रेड वाला। अब अंदर बीच ये वाला नीचे वाला R वाला उतार लीजिए। तो R का वैल्यू यहाँ मुझे कितना मिला इस क्वेश्चन से? एक मिला 39 और दूसरा मिला हमको 4 और 416, ये मिला 4 और 16। हाँ ठीक है, ये समझ में आया? हाँ। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट है, ये और ये दोनों क्या कहलाएगा इसका? फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 और 16 सेकेंड, ये सेकंड कंपोनेंट। इसी तरह और होता तो उसका भी सब सेकंड वाला सब सेकंड होगा, तो ये 9 और 16 क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट होगा। ठीक है, कंपोनेंट यहाँ लिख लेंगे इसी तरह। तो देखिए यहाँ पर हम बताएंगे कि जो है ये जो रिलेशन है इसका डोमेन क्या है। ठीक है, डोमेन क्या है इसका? और डोमेन का अर्थ होता है कि क्वेश्चन, जनरली बोलते हैं डोमेन का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन, है ना। फंक्शन में इसको याद रखेंगे कि डोमेन का अर्थ होता है क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन पूछने का दायरा, है ना। क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछने का दायरा, मतलब क्या क्या हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या पूछ सकते हैं, ये डोमेन उसको कहते हैं हम। शॉर्ट में डोम आर लिखे हैं, ये पूरा तो देखिएगा कि डोमेन लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट सब डोमेन कहलाएगा। ये भी एक सेट है, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या था? पहला वाला में 3, दूसरा वाला में फर्स्ट कंपोनेंट 16, और भी रहता है नहीं 4 था, है ना, 4 था, तो और भी रहता है और लिखते। तो यहाँ पर इसका डोमेन कितना आ गया? 3 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला, अब रेंज हम देखेंगे। रेंज क्या है? आर का जो है रेंज कितना है? रेंज का मतलब होता है आंसर। रेंज का मतलब आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने हमने एक्स का वैल्यू रखा 3, तो आंसर मुझे मिला 9। एक्स का वैल्यू मैंने रखा यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू रखेंगे 5, तो आंसर क्या मिलेगा? 25। स्क्वायर करेंगे इस ये सिस्टम में रखेंगे। ये एक प्रकार का मशीन है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक मशीन है ना, आटा पीसने वाला मशीन है गेहूं से, तो ये मान लेते हैं मशीन है, ये मशीन है। ठीक है, इसके अंदर हम गेहूं रख देते हैं, यहाँ चक्की है, इसका यहाँ चक्की बना हुआ है। ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग करता है, ये प्रोसेसिंग कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर गिरता है आटा, तो यहाँ हम गेहूं रखते हैं, गेहूं। तो ये क्वेश्चन डोमेन ही गेहूं हो गया, है क्या नहीं? ये मान लो गेहूं है, तो ये गेहूं भरे, और इसके में निकला क्या? कि गेहूं मैंने क्वेश्चन मैंने गेहूं भरे, तो क्या निकला? गेहूं का आटा निकला, है ना। क्या निकला? आटा, गेहूं का आटा निकला। तो ये जो आटा निकला यही तो आंसर है। हम भरे क्या, निकले क्या? तो यही हम भरे, हम यहाँ पर क्या 3 4, तो उसके लिए आंसर क्या मिला? 3 के लिए 9 मिला, और 4 के लिए 16 मिला। उस मशीन में हम 10 डालेंगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, 100, क्योंकि उसी मशीन में आपको मशीन दे दिया जाएगा। ठीक है, और एक्स और वाई दोनों दे दिया जाएगा। आप भरिए, सिर्फ एक्स सॉरी वाई दोनों नहीं देगा, एक्स दे देगा, तो वाई भरिएगा, एक्स भरिए, वाई अपने निकलेगा, है ना। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ चावल भरते तो आटा निकलता चावल वाला, मकई भरते तो आटा निकलता मकई वाला, है ना। उसी तरह चना भरते तो चना का जो आटा निकलता है, जिसको हम लोग बेसन करते हैं, वो बेसन निकलता है, लेकिन आटा ऐसा नहीं निकलता। तो जो भरिएगा उसी तरह ने आंसर देगा। तो इसी तरह फंक्शन को एक मशीन समझिए, जैसे रिलेशन, एक तो देखो फंक्शन हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिलेशन को इसलिए मैंने बताया कि फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही है। ठीक है, भरते हैं हम गेहूं और निकलता है आटा, तो यहाँ चावल भरेंगे चावल का आटा निकलेगा। उसी तरह ये डोमेन को क्वेश्चन कहते हैं।
या फिर क्वेश्चन पूछने का दायरा, या हम जनरली बोलते हैं क्वेश्चन पूछने का औकात कितना है। तो जो जो भरिएगा उसी तरह क्वेश्चन कोई ऐसा है पूछ दिए जो क्वेश्चन होगा ही नहीं कभी। अब यहाँ गेहूं पीसने वाला मशीन है, भर दिए हम पत्थर या फिर लोहा भर दिए, तो उसको नहीं पीस सकता है ना। तो जो चीज भरने के लिए मशीन बना है वो चीज भरेंगे हम इसमें, तो उसी से रिलेटेड आंसर निकलेगा। तो वही चीज है, हम यहाँ पर 3, तो रेंज इसका जो होगा वो सेकंड मतलब जो वैल्यू आंसर है वो सब रेंज होता है। तो यहाँ पर पहला वाला में आंसर कितना 9 आया था, दूसरा वाला में 16 और भी आता तो और भी लिखते हैं, तो ये रेंज हो गया। ठीक है, तो देखो हम ये रिलेशन मैंने दिखाया कैसे बन रहा है, मशीन के थ्रू से या फिर फंक्शन या कंडीशन के थ्रू से। और फंक्शन बनाने के बाद, इसका फंक्शन करने के बाद जो आंसर आ रहा है, मैंने ये जो रिलेशन है उसका जो आंसर आ रहा है उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट जो है मैंने देखा वो क्या है, डोमेन है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन हम बोलेंगे जनरली इसको, है ना, एक्स का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है यहाँ पर, ये डोमेन 2 किसका है, एक्स का, वो एक्स का वैल्यू है ना, ये एक्स का वैल्यू है। और जो रेंज 2 है वो क्या है, रेंज जो है आंसर है, रेंज ये क्या है, वाई का वैल्यू है। वाई का, तो वाई का कैसे निकलेगा, एक्स का वैल्यू हम जानेंगे तभी वाई वाई निकलेगा, का निकलेगा। क्योंकि मशीन तो इसी तरह कनेक्ट किया हुआ है ना। 10th क्लास में भी ऐसे करके हम पढ़ते थे, एक इक्वेशन दे दिया जाता था और यहाँ कुछ एक्स या कुछ वाई रहता था, तो एक्स रखेंगे 0 तो यहाँ कुछ 2 निकलता था, उसका मशीन देता था। जैसे यहाँ पर एक मशीन दे दिया है और यहाँ दे दिया वाई, ये मशीन है। ठीक है, तो यहाँ वाई है, या फिर इसको ऐसे आगे करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 रखा, तो यहाँ आंसर कितना निकलेगा 3। यहाँ पर 2 रख दिया हम एक्स के जगह, वहाँ पर माइनस होगा ना, कहीं माइनस होगा, वो इधर आया। कहाँ इधर, पहले से ऐसे ही था, दोनों ऐसे ही था पहले से, और यहाँ बराबर था, बराबर के इस पर नहीं किए हमने। तो यहाँ अगर 1 रख दें हम, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 रख देंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर 3 रख दें तो 3 3 6 हो जाएगा। तो x को हम जैसे जैसे रखते हैं तो x क्या होगा, क्वेश्चन, उसी तरह उसका आंसर निकलता है, कौन, y निकलता है। तो वही फंक्शन और रिलेशन में भी यही फंडामेंटल तरीका है ना। रेंज निकालिए, डोमेन निकालिए, उसका भी मैंने तरीका बताया, और फंक्शन में भी वही तरीका होगा। तो अब फंक्शन की तरफ हम चलते हैं। रिलेशन को मैंने सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया कि रिलेशन से फंक्शन जुड़ा हुआ है। फंक्शन तभी होगा जब पहले रिलेशन बनेगा, है ना। फंक्शन तभी होगा जब पहले रिलेशन जुटेगा या रिलेशन बनेगा, बिना रिलेशन का फंक्शन नहीं होगा जल्दी कोई भी चीज का हो। ठीक है, अब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन, तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख रहे हैं फंक्शन का। तो क्या है देखिए कि लेट, मान लेते हैं कि यहाँ पर r की जगह में f लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन को जनरली f से डिनोटेट करेंगे, जैसे रिलेशन को r से करते थे। तो यहाँ लिखेंगे लेट f बी ए रिलेशन, है ना, फंक्शन है लेकिन रिलेशन लिख रहे हैं, f बी ए फंक्शन फ्रॉम, मान लेते हैं फ्रॉम a टू b, और a b क्या है, ये नॉन एम्प्टी सेट है दोनों, फ्रॉम a टू b such that f has such that, ऐसे लिखते हैं, such that every element, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, क्या हम लिख रहे हैं, such that every element in A has unique image in B, unique image in B, then f is called a function. F is called a function from A to B. From A to B, or which is denoted by, है ना, It is denoted, which is या written as लिख देते हैं, which is written as f is a function from A to B। जैसे रिलेशन को लिखे थे हम
उसे ही लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो बी which is written एज A F एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यही पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एफ एक रिलेशन है। मैंने क्या डेफिनेशन में लिखा है, एफ क्या है, एक जैसे आर लिखते थे उसी तरह एफ एक रिलेशन है ना, ए टू बी में, ए टू बी में। लेकिन ऐसा रिलेशन है ना, ऐसा रिलेशन है जिसमें ए में जितना भी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट इन ए में जितना सारे एलिमेंट है हर एक का एगो सिंगल इमेज मिलना चाहिए, एगो सिंगल यूनिक इमेज मिलना चाहिए। किसमें, बी में मिलना चाहिए, है ना, बी में मिलना चाहिए। उस कंडीशन में ये जो रिलेशन एफ है उसी रिलेशन को हम फंक्शन कह देते हैं, बस। ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, इसमें क्लियर समझ में आएगा कि रिलेशन को ही फंक्शन बोलेंगे, लेकिन उसका कुछ कंडीशन नीचे देखिए फॉलो करेगा। तो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है ना, मैंने ए और बी नॉन एम्प्टी सेट रखा था। मान लेते हैं इसके पास 1 है, ठीक है, और -1 है या 2 है, इस तरह का कुछ एलिमेंट है। ठीक है, और एक दूसरा बी कोई सेट है जिसमें मान लेते हैं कि ये 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके कुछ एलिमेंट इसके पास है, मैंने ले लिया। और मान लिया कि रिलेशन मान लिया, है ना, पहले तो रिलेशन ही बोलते हैं या चलो फंक्शन ही बोल देते हैं। और मान लेते हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है सच दैट एफ का जो वैल्यू है ना, एफ का जो वैल्यू है वो कैसे आया है, वो एक्स वाई से आया है, हम ऐसे बोलेंगे, वो एक्स वाई है, माने ऑर्डर पेयर में रिलेशन टाइप का ही है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि एक्स ए में है और वाई जो है वो बी में रहना चाहिए। पहला वाला एक्स में, पहला वाला पहला में, दूसरा वाला दूसरा में रहना चाहिए। ठीक है। और एक यहाँ पर डिफाइन किया गया है एफ को यहाँ पर कि वाई का जो आंसर आएगा, ये मशीन यहाँ पर कंडीशन दिया तो वाई का जो आंसर आएगा एक्स का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। मैंने ऐसा बोल दिया, क्यों भी कर सकते थे। ठीक है। और वाई और एक्स दोनों ही, वाई एक्स तो इसमें रहना चाहिए और वाई तो इसमें रहना चाहिए। ठीक है। तो हम एक्स एफ का वैल्यू निकालते हैं तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकालने से पहले क्या करेंगे, इसको हम डायग्राम जो है वेन डायग्राम के थ्रू से दिखा देते हैं। ठीक है, इसके थ्रू से वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम के थ्रू से हम इसको दिखाते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है कि इसको जो है ऐसे करके हम कुछ एक इमेज बना लिए, फोटो है ना, फिगर, और उसमें हम पहला में ए है एक ठो और ये बी है, एक सेट है, मैंने एक सेट को डब्बा में रख दिए, वही वेन डायग्राम है ना। और वेन डायग्राम को थोड़ा समझना आसान हो जाता है, इसको अगर यहाँ छाप दें तो जैसे ए के पास 1 है, -1 है और 2 है, ये एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। और बी के पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है ना, ये सब एलिमेंट है। और मैंने एक फंक्शन दे रखा है जो ये दोनों को जोड़ता है। फंक्शन क्या है, ये दोनों को जोड़ रहा है ना, एक फंक्शन है, रिलेशन ही है जो दोनों को जोड़ रहा है। ये दोनों सिस्टम को जोड़ के बना रहा है, ये एफ है। और एफ का आंसर इस सिस्टम में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हम बनाएंगे कि एफ का जो वैल्यू है जो लेंगे वो एक्स वाई होगा। ठीक है, लेकिन एफ को इस मशीन से गुजरना पड़ेगा, इस मशीन से गुजर के ही इसका आंसर लाएंगे हम। तो अगर हम एक्स के जगह पर, यहां पर एक्स है ना, यही एक्स बिलोंग्स किसमें करता है, मेरे फॉर ऑल वैल्यू, सब वैल्यू इसमें है, एक्स का जो भी है 1 -1 2 सब लेंगे हम एक्स का वैल्यू, और वाई जो आएगा सब इसमें जाएगा। अब वाई का सब वैल्यू आए ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए अब हम मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू ले लेते हैं, लीड कर लेते हैं यहाँ कि एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो मशीन में वाई बराबर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है।
तो इसका हम 1 का स्क्वायर करते थे, आंसर कितना आया? 1 और ये चीज किस में होना चाहिए? बी में। बी में। और ये कहाँ था? ए में। तो ए का हमने लिया और आंसर कहाँ मिला मुझे? बी में। ठीक है। दूसरा है अगर हम x के जगह पर यहाँ पर है ना, x के जगह पर ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है x के जगह पर -1 रखते हैं, तो बोलिए अब डायरेक्ट इस मशीन में डाल के कि y क्या होगा बताइए? -1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस में आएगा। प्लस में आएगा। और वो किस में जाएगा? बी में। तो देखो इसका जो है, इसको भी यहाँ पर इमेज मिल रहा है क्या? नहीं, इसका भी इमेज यही तो है। इमेज मतलब इसका फोटो वहां पर है, यूनिक। हाँ, लेकिन इस कंडीशन से फॉलो करना पड़ेगा उसको तब। यूनिक माने इसका एक गो है ना, 2 गो है? इसका एक गो है, इसका भी एक गो है, 2 गो नहीं मिलना चाहिए। एक गो का एक गो होना चाहिए, है ना? एक गो आदमी का एक गो शादी होना चाहिए, ऐसा करके सोचिए, एकदम मोनोगेम। एक आदमी का एक शादी होना चाहिए, 2 नहीं। हाँ, हो सकता है कि इधर दुदू माने एक गो पत्नी का दुदू गो पति हो जाए, है ना? पांडव 5 भाई पांडव वाला कहानी हो सकता है कि एक गो पत्नी है, पत्नी एक गो है यहाँ पर, और इसका दो गो पति मिल गया। 5 गो पति भी मिल सकता है। इधर वाला में एक तो पत्नी का 5 गो पति मिल सकता है। 5 भाई पांडव, 2 पति एक गो था। लेकिन अगर एट ए टाइम अगर 1 के लिए सोचा तो एक गो पत्नी है, फिर सोचिए उसका सोचेगा मेरा एक गो पत्नी है। एक गो सोचेगा पांडव है, 5 गो भाई है, तो उसमें पहला भाई सोचेगा मेरा एक गो पत्नी है। दूसरे का भाई क्या गो सोचेगा? पत्नी, वो भी एक गो सोचेगा। तो सबके लिए एक गो पत्नी हुआ। लेकिन इधर से ये सोचे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर से हमने डेफिनेशन में लिखा था एक के पास जो एलिमेंट है उसका एक ही को मिलना चाहिए, उधर हर एक का यूनिक मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन में लिखा था। अब इधर वाला 2 गो हो जाए तो हम क्या करें? इसके लिए हमने तो डेफिनेशन में लिखा ही नहीं है कुछ, है ना? एक आदमी का एक ही पत्नी होना चाहिए। अब जो हो सकता है कि वो 2-3 आदमी का पत्नी हो, लेकिन उसका भी एक ही कौन कहलाएगा? बस उसे जाएगा। तो यहाँ पर है, मैंने सिस्टम को वहां से जोड़ा, उसे कोई लेना देना नहीं था रामायण से, वो पांडव और उसे है ना शादी उद्देश्य। यहाँ सिस्टम को समझाने के लिए, मैंने आसान करने के लिए सिस्टम को मैंने यहाँ पर जोड़ा। तो देखिए अब ये 2 बैठाएंगे, x के जगह 2 रखेंगे, तो y क्या होगा? y के इस पर कर दीजिए 2 का, तो आंसर कितना आएगा? 4। अब देखो यहाँ पर 4 है, देखिए एक को ए में बचा, ऐसा जिसका शादी नहीं हुआ या फिर जिसका मैंने वहां पर इमेज नहीं मिला। एक को इसमें खाली रहा नहीं रहा। अरे एक का क्या को मिला? 2 नहीं, एक का क्या ठो है? एगो। तो कहाँ 2 है? दिखाइए एगो का। एगो का। हाँ, फिर -1 का क्या को है? एक ही गो है। और 2 का कितना है? 2 का एक ही गो। अब इसमें बच जाए तो हम क्या करें? इसमें 2 और 3 बच जाए, है ना? लड़का एक को नहीं बचा, लड़की 1 2 को बच जाए तो हम क्या करेंगे? बचने दो उसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक भी नहीं बचना चाहिए। अरे हर एक का एक ही को मिलना चाहिए, 2 को नहीं। अब इधर बोला एक ही को 5 गो, 5 एक ही को महिला से 5 आदमी शादी कर लिया तो ये हो सकता है, लेकिन इधर से नहीं हो सकता है। ठीक है, लड़का के तरफ से नहीं, लड़की के तरफ से हो सकता है, बच भी सकता है। तो यही फंक्शन है ना? यही फंक्शन का डेफिनेशन है जनरली। ठीक है, समझ में आया? तो कॉपी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम या फिर एरो डायग्राम के थ्रू से मैंने दिखाया। और ये जो डेफिनेशन एफ का है ना, अब हम एफ का अगर आंसर लिखना चाहें ये रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो एफ का जो आंसर आएगा, देखिए एफ का आंसर क्या क्या आएगा। तो हमने बोला था कि एफ का आंसर जब भी आएगा ऑर्डर पेयर में आएगा, रिलेशन ही है। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं एक्स के जगह, तो इसका आंसर कितना मिला? 1 मिला। फिर देखो अगर हम -1 रखते हैं क्वेश्चन में तो आंसर कितना मिला? 1। फिर क्वेश्चन में 2 रखते हैं तो आंसर कितना मिला? 4 मिला। बस इसका आंसर हो गया। इसका ये एफ का टोटल आंसर निकल गया है। ये किस फॉर्म में है? तो ये जो है टेबुलेटर फॉर्म या फिर बोल सकते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म में है। है ना, ये रोस्टर फॉर्म में है। ये रोस्टर फॉर्म में है। और ये जो है ये एरो डायग्राम फॉर्म में है। और यहाँ पर जो दिया गया ये किस फॉर्म में है ना, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये जो है ये सीड बिल्डर के फॉर्म में, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन।
या इसको बोलते हैं, कल हमने बताया था ना सेट सेट को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट बिल्डर के फॉर्म में है, और ये हो गया, यही तीनों एक ही चीज है, ये भी ये भी ये भी, है ना। लेकिन ये बीच वाला सेट बिल्डर है, इसके थ्रू से हम सेट बिल्ड करेंगे। और ये जो है रोस्टर फॉर्म में, ये इसी से बना के यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो है इस सिस्टम को एकदम आसानी से समझने के लिए सिर्फ इसको एरो डायग्राम में दिखाया, ताकि जल्दी आसानी से इसको हम समझ जाए फोटो के माध्यम से, ठीक है। एक्चुअली में लिखना तो इसी को होता है, ठीक है। अब हम इसका बताते हैं रेंज और डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। तो देखिए यहां तक लिख लिया ना, हाँ ऊपर वाला इठो खाली नहीं लिखे, इठो लिखिए, साथ ही साथ लिखिए। उसको अभी नहीं मिटा रहे हैं, उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। हाँ रोस्टर। और ये जो अभी मिटा रहे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म था। डिस्क्रिप्शन जो पहले लिखे उसी जगह कहीं लिख लीजिए सेट बिल्डर। और ये वाला वेन डायग्राम तो बता ही ना दिए, सेट बिल्ड करता है, BUILDER, बिल्डर, सेट बिल्डिंग, या फिर उसको डिस्क्रिप्शन देखिए। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, जो फंक्शन मुझे मिल गया तो इसका सबसे पहले हम डोमेन लिखेंगे, है ना। क्या है इसका डोमेन? डोमेन का मतलब है, क्या पढ़ाए थे क्वेश्चन, तो क्या क्या, तो पूरा ए जो है इसका डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है? पूरा ए ठो डोमेन होता है, क्योंकि एक तो बचा ही नहीं, सारा हमने क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। फंक्शन का मतलब ही होता है कि एक भी नहीं बचना चाहिए, और एक का दो नहीं होना चाहिए, या दो से ज्यादा नहीं, एक का एक ही होना चाहिए। ए हो गया, मतलब जो ए है 1 - 1 और 2, यही जो है इसका डोमेन होगा। मैंने जो हमने क्वेश्चन पूछा था, ये सब जो फर्स्ट वाला जो पूछा था वही इसका डोमेन हो गया। तो हमेशा डोमेन ए होगा, पहला वाला ही होगा, ठीक है। ये क्या होता है? क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन होता है जनरली। और अब हम लिखते हैं ये रेंज। रेंज में जो आंसर आया था, अभी बी पूरा नहीं होगा, उसमें से जो आंसर आया था सिर्फ वही टू रेंज होगा, है ना। रेंज लिखते हैं शॉर्ट में, देखो डोमेन को डोम एफ लिख रहे हैं, रेंज को RANG लिख रहे हैं, GE पर होता है लेकिन हम E हटा दे रहे हैं। तो ये बी नहीं होता है, बल्कि इसमें से कुछ कुछ होता है जो आंसर आया था। कौन कौन आंसर आया था? यहाँ देखिए, ये जो आंसर बनाए हम, ई वाला आंसर था, ई वाला था और ई वाला था। तो ये दोनों एक ही तो है, तो दो बार कोई सेट में एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, एक ही ठो। और उसके बाद 4, यही हो गया। अब ये देखो किसमें है, ये सब है किसमें? ये बी में है। तो ये जो सेट होगा वो बी का सब सेट होगा, है ना। बी से छोटा होगा या बी के बराबर भी हो सकता है ना। बी के अंदर होगा ये सारी चीजें। हर ये प्लस तो ए है। और एक इसमें टर्म नया आता है, कोडोमेन। क्या आता है? कोडोमेन आता है। ये कोडोमेन एफ का क्या है? तो कोडोमेन टोटल बी, है ना। टोटल बी होगा, जहां हमको आंसर मिलता है। तो कहां मिल रहा है आंसर? बी में ही सही कुछ आंसर हो रहा है, तो कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो ये देखो, इसमें रेंज डोमेन देख लिया, ये रेंज देख लिया, फिर कोडोमेन देख लिया। ये फंक्शन का मैंने ये सारी चीज देख लिया।